Good morning, dear students. In last session, we have completed our first chapter, that is the living world. As I have talked with you yesterday, in today's session, we are going to summarize the entire chapter. Means इस chapter में जो भी key points हैं, जो important questions हैं, उसको हम summarize कर रहे हैं, important points या topics को summarize कर रहे हैं, so that you can have a good idea, a brief account on the important aspects of this chapter, और जिसकी वजह से आपको नीट में कौन से टॉपिक में पर्टिकुलरली इस चैप्टर से एम्फेसाइज किया जाता है उसके बारे में भी एक आइडिया आने वाला है। और इसके ठीक बाद वाले हम सेशन में ये जो नीट क्वेश्चंस है, important नीट क्वेश्चंस which can be asked or which are already included in some of the NEET exams, okay, from this chapter we are going to solve those doubts, those questions, okay। लेकिन आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है that is only one liner type of the discussion, okay, और जिसमें से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं। मैं बीच में आपको वो भी बताता जाऊंगा कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है तो वो क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट हो सकता है, ओके। तो यू कैन रीड आउट ऑन योर स्क्रीन, ओके। आई एम ऑल्सो रीडिंग विद यू एंड वी विल जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ, तो ये नीट क्वेश्चन हो सकता है, okay। Increase in mass and increase in number of the individuals are twin characters of which character of living organism। तो increase in mass and increase in number, ये जो दोनों कैरेक्टर है वो कौन से कैरेक्टर के पार्ट है, in particularly characters of the organism, so that is the growth। इसको अगर नीट में फॉर्मुलेट किया जाए तो वो कैसे आपको पूछ सकते हैं। So we know that नीट की जो एग्जाम है उसमें ट्रू फॉल्स रीजन एंड असर्शन ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो भी होते हैं। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे पूछ सकते हैं, ओके। सो विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो आपको दे सकते हैं ऑप्शन में इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ए एंड बी बोथ, ऐसे करके आपको बता सकते हैं। तो लगता ही है कि मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा तभी तो ग्रोथ होगी। अगर आप उसको बोलने चाहे तो वो सही ऑप्शन लग सकते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन, द करेक्ट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ओके, दीज आर द प्रोसेसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन के सामने आप देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स टाइप का एक क्वेश्चन है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, सी 5 कैरेक्टर्स वर देयर। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो क्लियरली वहां पे मेंशन थे, आपको समझना है एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। तो एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट में क्या आएगा, दैट इज कॉन्शियसनेस, ओके। क्या ये किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एक फीचर हो सकता है क्या, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, सो ऑब्वियसली द आंसर इज ट्रू, ओके। इसको अगर नीट में एमसीक्यू फॉर्मेट में करना है तो वो कैसे पूछ सकते हैं, नीट में ट्रू एंड फॉल्स भी आता ही है, लेकिन अगर इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में मतलब मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन बनाना है तो वो आपको कैसे पूछ सकते हैं, ओके। सो दे कैन आस्क यू which of the following character is not a feature of living organism। तो जो आपके पास 5 ऑप्शन है उसमें से कोई 3 देंगे और एक जो रहेगा that is the incorrect। तो 5 कौन कौन से हैं ये आपको पता ही है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ओके, ये 3 तो है ऑब्वियसली। तो ऐसे आपको अलग से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ वन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, सी स्टूडेंट्स, अगर नीट की अगर हम बात करते हैं तो यू कैन बी आस्क 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। एक होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड, जो सबसे इजी क्वेश्चन रहते हैं अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो, जिसमें आपको आपके दिमाग को कोई प्रेशराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट सपोज टू थिंक एनीथिंग, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्शन के साथ अगर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दैट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड।
ऑलरेडी जो प्रूव्ड है, राइट, उसके बेस पे अगर वो क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो इंफॉर्मेशन बेस्ड। ओके, दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड, मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है उनमें उस स्टेटमेंट्स में इन बिटवीन द लाइन क्या लिखा हुआ है, मतलब जो वहां पे हिडन सेंस है। ओके, दैट इज नॉलेज बेस्ड, मतलब आप उस टॉपिक को कितना समझे हैं। ओके, उसके बेस्ड पे ये क्वेश्चंस रहते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें स्टूडेंट्स को सही में मेहनत करनी पड़ती है। ओके, दैट इज द लॉजिकल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस नीट में, कुछ नहीं, बहुत अच्छा वेटेज रहता ही है लॉजिकल क्वेश्चंस का, जिसमें स्टूडेंट्स को सही में मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो सभी चैप्टर में ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये भी एक करेक्ट है, राइट। 12th का जो आपका सिलेबस रहने वाला है इन फ्यूचर, ओके, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस है। 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का जो यूनिट है उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादातर हो सकते हैं। फाइन, सो विद दिस स्मॉल डिस्कशन वी आर मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। Who was the Darwin of the 20th century? This is the information based question. So Meyer, the name of Ernest Meyer, the name of the scientist, okay, one of the greatest scientists of the 20th century. उसको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। द रीजन बिहाइंड दिस, जैसे डार्विन का कंसेप्ट हमें पता है, इवोल्यूशन की जो पूरी थियरी है, कि उसमें डार्विन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन द सेम वे अर्नेस्ट मायर का भी यही कंट्रीब्यूशन है, टू स्टडी द इवोल्यूशनरी सिस्टम एज वेल एज टेक्सोनोमी में भी उसने जो हेल्प की है। ओके, बिकॉज वी नो दैट फाइलोजेनेटिक्स एक हमारा डिस्कशन रहा था, राइट, तो उसमें भी इसका अर्नेस्ट मायर का एक बहुत बड़ा contribution है। That's why he is considered as Darwin of the 20th century. The biggest spin-off of taxonomic studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms, both A and B। मतलब यहाँ पे fill in the blanks वाला question है, आपको A और B यहाँ पे fill up करना है। Biggest spin-off of taxonomic studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms। कहाँ कहाँ पे, तो आपको ये पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, टेक्सोनोमिकल स्टडीज में आप जो इवोल्यूशनरी पाथ स्टडी करने वाले हैं, ओके, एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स को स्टडी करने वाले हैं, वहां पे आप किस जगह पे आप फोकस करने वाले हैं आइडियली। ओके, तो ए एंड बी यहाँ पे आंसर जैसे आपको बताया गया ऑलरेडी। सी, वी आर नॉट हैविंग अ क्विज ओवर हियर, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, लेकिन हम इसको यहाँ पे समझने के लिए सेशन का यूज करने वाले हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज आल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन मोड। ओके, तो यहाँ पे एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। सीधी बात है, अगर आप इवोल्यूशनरी स्टडी कर रहे हैं एज वेल एज टेक्सोनोमिकल स्टडी कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्टडी मीन्स एट अ टाइम whatever different species are present on the planet or in the surrounding of your study, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को आपको स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्टडी। एंड द वर्टिकल, मतलब पहले कौन था, दैट इज द एंसेस्टर्स, और बाद में कौन आने वाले हैं उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जनरेशंस में। ओके, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्टडी। तो हॉरिजॉन्टल स्टडी एट अ टाइम कौन वहां पे प्रेजेंट है, एज वेल एज इन द पास्ट कौन वहां पे था, और इन द फ्यूचर कौन वहां पे आने वाला है। सो टेक्सोनोमी का पूरा जो ये स्टडी है, इट इज बेस्ड ऑन बोथ द टाइप्स ऑफ द स्टडीज, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्टडी एज वेल एज वर्टिकल स्टडी। Fine. The fifth question, again true false. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. True or false? Okay. तो एंशियंट ह्यूमन की यहाँ पे बात की गई है। Okay. They could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. मतलब जो नॉन लिविंग है और लिविंग है उनके बीच में इजीली वो डिफरेंशिएट कर पाते थे या नहीं, ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, राइट, इसमें ये टॉपिक कंसीडर हो जाता है। फाइन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। एंड मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। स्टेटमेंट को समझिए। इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ट्रू या फॉल्स? सो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है। फाइन। क्या बताना चाहते हैं? हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों सेपरेट है। तो आपको अगर याद हो तो हमारे डिस्कशन में आया ही था कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और उसमें भी पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सेम। क्योंकि सपोज बैक्टीरिया की हमने वहां पे बात की थी, तो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो ऑब्वियसली वो साइज शेप में बड़े नहीं होते, दे आर इंक्रीजिंग इन द नंबर्स। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म नंबर में इंक्रीज होता है तो उसको तो हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में और ये फंजाई के केस में ये होता था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये होता था कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ हो रही है तो वहां पे ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो वहां पे इंक्लूसिव इवेंट्स थे दोनों, इंक्लूसिव इवेंट्स इन केस ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सीधी बात है। जैसे किसी एक एनिमल की, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन, ह्यूमन की ग्रोथ हो रही है उसका मतलब क्या है? तो क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है क्या? नॉट नेसेसरी। ओके। ह्यूमन की ग्रोथ हो रही है इसका मतलब क्या? तो उसकी हाइट, वेट, बॉडी डायमेंशन सभी बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। किसी भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो जर्मिनेट होने के बाद वो प्लांट अपनी ओरिजिनल जो एवरेज हाइट है उसको एक्वायर करता है, उसकी कैनोपी को एक्वायर कर रहा है। ओके, फ्लावरिंग हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। रिप्रोडक्शन का पूरा मतलब यहाँ पे अलग हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं दोनों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये एक बहुत अच्छा एमसीक्यू हो सकता है। ओके, इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स which pair of the which pair of the characters or features are exclusive? तो आपको दे सकते हैं ऑप्शन ए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बस यही चीज होती है नीट में। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, हर एक स्टेटमेंट को बहुत बारीकाई से आपको देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। फाइन। So in this way they can formulate the NEET question. Now, what is the common method for multiplication among the fungi, filamentous algae and protonema of the mosses? तो ये भी डिस्कशन में है वहां पे। कॉमन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ये जो ऑर्गेनिजम्स आपको बताएं दैट इज फंजाई, फिलामेंटस algae मतलब स्पायरो वगैरह जो है वो, प्रोटोनेमा ऑफ द मोजेस। ओके, तो ब्रायोफाइट्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कॉमन मेथड? तो आंसर इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, फंजाई में भी यही होता है, अगर उसका माइसेलियम आप ब्रेक कर दो तो वहां से नया माइसेलियम डेवलप होता है। फिलामेंटस फंजाई में भी अगर वहां से आप उसको ब्रेक कर दो कहीं से भी तो इट विल स्टार्ट टू डेवलप अ न्यू फिलामेंट। ओके, और प्रोटोनेमा जो है मोजेस का, दैट इज गेमेटोफाइट कंडीशन, उसमें भी यही कंडीशन होती है। फाइन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक स्टेटमेंट आपके डिस्कशन में था। ओके, और बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे बोला गया है व्हाई। नीट में व्हाई नहीं होगा। ओके, रीजन एंड असर्शन के फॉर्म में ये क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो ये हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन फॉर्मेट में वो हो जाएगा आपका असर्शन, और दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा आपका रीजन।
ओके, तो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा. सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग characteristics of the living organism. Why? So answer is there are many organism those cannot reproduce. Example आप दे सकते हैं वहां पे sterile male and female in human, लेकिन वो living तो है. Mole, okay, that is reproduced through uh, breeding between horse and donkey. Okay, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. ओके, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग और एब्सोल्यूट कैरेक्टर. ओके, जिसको मैंने आपको डिस्कशन के टाइम पे बोला था कि ये ट्रेडमार्क नहीं है कि कुछ चीजें ट्रेडमार्क होती हैं, राइट? मतलब वो अगर है तो आपका जस्टिफिकेशन सही है, लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट अ ट्रेडमार्क ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो नहीं है. तो ये हो जाएगा आपका एसर्शन और ये आपका रीजन. अगर ये पैर दी गई है तो ऑप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है? assertion and reason both are correct statement. Assertion is correct, reason is wrong. Assertion is incorrect, reason is correct. ओके, और चौथा ऑप्शन हो सकता है both are incorrect. ओके, मतलब रीजन assertion दोनों इनकरेक्ट है. इस फॉर्म में आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट और करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो ये रीजन assertion फॉर्म में अगर ये पेयर है, दिस इज द assertion एंड दिस इज द रीजन, तो ऑब्वियसली बोथ आर करेक्ट, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. For unicellular organisms like bacteria, unicellular algae and amoeba, blank, that is A, is synonymous with B, that is blank. Okay, मतलब A और B यहाँ पे blanks है, आपको fill up करना है. In for unicellular organism like bacteria, unicellular algae and amoeba, blank is a synonyms with blank. Okay, तो ये बहुत tricky question है. आपको पैर दिए जाएंगे, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, एक पैर ये रहेगा. दूसरा हो सकता है रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म. तीसरा हो सकता है ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस. ओके, ऐसे चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस. ओके, तो ये जो कैरेक्टर्स है उनका आपको ग्रुप बना के दिया जाएगा. आपको आइडेंटिफाई करना है दो एक दूसरे के सिनोनिम्स कौन है. तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया था मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो वहां पे वो ट्रू था. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तब हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर algae एंड अमीबा, इसमें ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन और यू कैन से रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रोथ. सी यहाँ पे ए और बी को जगल अप भी कर सकते हैं, यू कैन जगल अप. ओके, ए की जगह पे ग्रोथ भी रख सकते हैं और बी की जगह पे रिप्रोडक्शन भी रख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके, सो in this way reproduction is equal to growth in unicellular organism. बहुत सिंपल फॉर्म में आपको याद रखना है that growth is equal to reproduction in case of the unicellular organisms. Fine. Growth cannot be taken as defining characteristics of living organisms. Why? Okay, तो ये भी reason assertion टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन दिया गया है, because non-living objects also grow by accumulation of materials on the surface. तो growth defining trademark नहीं है किसी भी living organism का. The reason is non-living organisms are also growing by accumulating the material on the surface. तो mountain वाला हमने देखा था जिसमें snow, okay, snow, because of the snowfall mountains are also getting the thickness and obviously the height is also increasing because of the snow on the mountain. Okay, as well as wooden material का भी हमने देखा था, by absorbing the water they are also swelling up. Okay, so that's why मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है, they are non living, then also we can consider के उनकी हाइट बढ़ी है, वेट बढ़ा है, कुछ भी, राइट? सो इट इज अ ग्रोथ इन दैट वे. सो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कभी नहीं हो सकता है. ओके, सो ग्रोथ इज
not a defining characteristics of the living organism. The statement is true. और उसका जो रीजन है यहाँ पे जो दिया गया है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो ग्रोइंग, वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो बोथ आर करेक्ट. You can observe on the 11th number question, true false type of the question है. Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells. Okay, तो जो tissues की properties है, okay, are not present in the constituent cell but they arise as a result of the interaction among the constituent cells. So क्या ये true है या false है? तो obviously the statement is true because we know that cells जो है like minded cells, okay, मतलब ऐसे cells जो एक जैसा ही काम कर सकते हैं. Say for example, हम एक example लेते हैं, स्टमक का कोई एक सेल ले लीजिए, क्या वो पूरे स्टमक का पूरा काम कर सकता है क्या? नॉट एट ऑल. फिर भी स्टमक इज कंसिडर्ड एज ऑर्गन. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट टिश्यू, ओके, तो कुछ ऐसे टिश्यूज की अगर हम बात करें, राइट, जैसे प्लांट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जाइलम इज कंसिडर्ड एज अ टिश्यू, फ्लोएम इज कंसिडर्ड एज अ टिश्यू. अब जाइलम का काम क्या है? टू कैरी द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. क्या हम जाइलम का एक ट्रैकिया ले लेते हैं, एक ट्रैकेट सेल ले लेते हैं, वेदर इट इज गोइंग टू परफॉर्म एंटायर कलेक्टिव फंक्शंस ऑफ जाइलम? नहीं. तो जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यूज, ये एक इंडिविजुअल सेल के अंदर नहीं होती है. लेकिन टिश्यूज की जो प्रॉपर्टीज है वो गेन कैसे होती है? तो बिकॉज दे आर गेन्ड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स. मतलब जो सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ओके, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से वहां पे वो यू कैन से प्रॉपर्टीज गेन होती है. So it is a collective effort. Okay, it is not an individual effort of any cell. Okay, it is not an individual effort. Okay, तो collective effort की वजह से एक tissue एक particular function कर सकती है. In the same way, this statement can be straightforward to the one more level. Okay, properties of the organs are not present in the constituent tissues, but arise as a result of the interaction among the constituent टिश्यूज. तो ये हो गया, जैसे सेल और टिश्यू का रिलेशन बताया वैसे ही टिश्यू और ऑर्गन का रिलेशन बताया है. तो उसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है. और ऐसे ही एक स्टेप और आगे आप ले जा सकते हैं, दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. से फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल वे है, डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टमक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या माउथ पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर सकता है क्या? नॉट एट ऑल. क्या स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे फंक्शन अकेला परफॉर्म कर सकता है क्या? नॉट एट ऑल. तो ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम के जो सारे फंक्शंस है, दे आर बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गन्स. तो ये 3 लेवल पे ये क्वेश्चन हो सकता है. सेल्स एंड टिश्यूज, उसके एक स्टेप आगे दैट इज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और उससे भी एक स्टेप आगे दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. नाउ द डेफिनेशन, 12th नंबर पे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म में एंड एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चन हो सकते हैं. द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड. तो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, फर्मेंटेशन सपोज. तो ऐसे 4 ऑप्शन दे सकते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है सम टोटल. सम टोटल का मतलब होता है ब्रेकडाउन एज वेल एज सिंथेसिस. ओके, दैट इज सम टोटल, ब्रेकडाउन एज वेल एज सिंथेसिस. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के जनरल रिएक्शंस होते हैं. कैटाबॉलिज्म, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. दूसरा इससे रिवर्स है, दैट इज एनाबॉलिज्म, that is synthesis of the large and complex molecules from the simple molecules, that is anabolism.
मेटाबॉलिज्म इन दोनों का सम टोटल है, दैट इज ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज मेटाबॉलिज्म। ओके, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, डोंट कंसीडर दीज आर द क्वेश्चंस। ओके, ये पूरा चैप्टर मैं समराइज कर रहा हूँ अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने पॉइंट आउट किया है। फाइन। What is the most obvious and technically complicated feature of all living organisms? सबसे complicated and technically complicated and most obvious. Okay, ये फीचर कौन सा है? तो ऑब्वियस में तो होना चाहिए ट्रेडमार्क, मतलब एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये तो नहीं है, राइट। मेटाबॉलिज्म ऑब्वियस है, राइट। लेकिन टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कौन है? तो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होता है कॉन्शियसनेस। रीजन इज कॉन्शियसनेस के लिए बहुत सारा इंटरेक्शन, नेटवर्किंग करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। से फॉर एग्जांपल, हमें अगर पाँव में कुछ लगता है, राइट, सो वेरी क्विकली वी रिस्पॉन्ड एंड वी टेक अवे आवर लेग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो इतना रिस्पॉन्स कहाँ से आया? द सिग्नल कैरिड फ्रॉम द leg, that is the toe of your leg, you can say, to the brain, that is the central nervous system, and response to that central nervous system has asked your leg to get away from the location. Okay, तो इसमें बहुत सारा न्यूरल नेटवर्किंग है। और ये कॉन्शियसनेस जो है, इट इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन द न्यूरल नेटवर्किंग, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज यू कैन से हार्मोनल सिस्टम। तो और दोनों के बीच में भी वहां पे एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक रिलेशन है, राइट। सो कॉन्शियसनेस इज बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल मीन्स यहाँ पे एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो एमसीक्यू। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ 14th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। The patient is brain dead and has no self consciousness. Brain dead मतलब कोमा में चला गया अगर कोई पर्सन। Okay, and the person is not having self consciousness. Generally humans are having self consciousness, ऐसा हम बोलते हैं। Such patients are never come back to normal life. Okay, तो generally ऐसा ही होता है ज्यादातर। कोमा में अगर कोई पर्सन जाता है, that is brain dead person. Okay, the majority of the time the person is not going to come back in the normal life again. Whether they are considered as living or non-living, that is the question. Okay, so it is living. Okay, तो obviously self consciousness नहीं है यहाँ पे। वर्ड क्या समझना है? सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन कॉन्शियस तो है। okay, बाकी के उसके जो ऑब्वियस पैरामीटर्स चाहिए, फीचर्स चाहिए, वो वहां पे काम कर रहे हैं। दैट इज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ भी हो रही है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। okay, biologically the person can reproduce, obviously depends on the physical health of person, लेकिन फिर भी वो लिविंग तो है। तो ट्रू फॉल्स इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है। कम टू द 15th क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ब्लैंक, दैट इज ए, अफेक्ट्स reproduction in seasonal breeders both plants and animals। तो प्लांट और एनिमल में जो सीजनल ब्रीडर्स है, पर्टिकुलरली जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको कौन सा फैक्टर ज्यादा अफेक्ट करता है? तो यहाँ पे तो डायरेक्ट है, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है। आपको दे सकता है टेम्परेचर, आपको दे सकते हैं विंड, आपको दे सकते हैं एज, और आपको चौथा ऑप्शन दे सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज फोटो पीरियड। तो सीजनल ब्रीडर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, सीजन का मतलब ही ये है चेंज in the time duration of the light emission, change in the time duration of the light emission। और थोड़ा आगे रहेगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। प्लांट में तो बहुत क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स हैं वो ब्लॉसम करते हैं सिर्फ विंटर में, कुछ प्लांट ब्लॉसम करते हैं सिर्फ समर्स में। ओके, ब्लॉसम का मतलब होता है टू हैव फ्लावर्स। तो ऐसा क्यों है? द रीजन इज विंटर में हमें पता है फोटो पीरियड बहुत कम रहता है, दैट इज शॉर्ट डे।
तो ऐसे प्लांट्स को हम जनरली बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। और लॉन्ग डे प्लांट्स जो समर सीजन्स में होते हैं दैट इज लॉन्ग डे प्लांट्स। ओके, तो लॉन्ग डे प्लांट्स दैट इज लॉन्ग टाइम ऑफ द फोटो पीरियडिज्म, मतलब ज्यादा टाइम उसको लाइट मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। और वी नो दैट फ्लावरिंग का मतलब ही यही है दैट प्लांट हैज एंटर्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इन द सेम वे एनिमल्स में भी यही होता है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी फोटो पीरियड। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द लास्ट 16th क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन है। आपको ये पैर में भी पूछा जा सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा हो सकता है फैमिली एंड जीनस। तीसरा हो सकता है फैमिली एंड स्पीसीज। चौथा हो सकता है क्लास एंड स्पीसीज। व्हाटएवर, रैंडमली कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट थिंग। तो करेक्ट थिंग में हमें पता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में द फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड द सेकंड नेम इज अ स्पेसिफिक नेम दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो ए ब्लैंक जो है वहां पे आएगा जेनरिक एंड बी जो है वहां पे आएगा स्पेसिफिक। ओके, सो इन दैट वे इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN? ओके, ऐसे ICZN का भी फुल फॉर्म हो सकता है ही ऑब्वियसली, मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है, वुड लाइक टू से। ओके, और ये पूछे भी गए हैं दोनों क्वेश्चन। ओके, फुल फॉर्म ऑफ ICBN एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर दैट इज ऑफ ICBN। और यहाँ पे ICZN के बारे में भी बात कर लेते हैं, हो सकता है आगे आएगा भी। तो इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सिर्फ बी और जेड का डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। नाउ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन में टिल डेट हाउ मेनी स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब का मतलब है उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, मतलब उसका लाइफ साइकिल पता है, उसके फीचर्स पता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पता है। ऐसे कितने स्पीसीज हमने आज तक आइडेंटिफाई किए हुए हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर इज 1.7 to 1.8 मिलियन। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो यूनिट वाले क्वेश्चंस रहते हैं नीट में, चाहे वो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू से अबाउट बायोलॉजी ओनली, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक टर्म आई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट वाले जो क्वेश्चन है, यूनिट वाले क्वेश्चन मतलब किसी भी डिजिट के बाद कोई यूनिट है यहाँ पे, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, यूनिट सही पता है और बहुत जल्दी में, बिकॉज दे आर गेटिंग हैप्पी, ओके, ये एक सेंस रहता है कि अरे ये तो मुझे पता है 1.7 to 1.8, व्हाट अबाउट यूनिट? तो यूनिट जो है वो सही देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होगा, ऑप्शन में 1.7 to 1.8 मिलियन भी हो सकता है, 1.7 to 1.8 बिलियन भी होगा, 1.7 to 1.8 थाउजेंड भी होगा, ट्रिलियन भी होगा। ओके, तो ऐसा ना हो सिर्फ 1.7 1.8 देख के आप किसी चार में से किसी एक को मतलब टिक मार्क कर दे, ओके, और बाद में वो आपका आंसर गलत हो। तो यूनिट के सामने भी उतने ही सीरियसनेस से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगते बहुत इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत जल्दी करने में गड़बड़ी कर बैठते हैं। नाउ द डेफिनेशन टाइप ऑफ द क्वेश्चन, और ये भी MCQ हो सकता है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कैसे MCQ बन सकता है? सी, the number and type of the organisms present on the earth is referred to as, तो यहाँ पे तो आंसर दे दिया गया है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। लेकिन गलती कहाँ पे होगी यहाँ पे? तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज ब्लैंक। अब ऑप्शन ए है बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी है टेक्सोनोमी, ऑप्शन सी है लिविंग वर्ल्ड, ओके, और ऑप्शन डी है सपोज नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी। तो होगा क्या
लिविंग वर्ल्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट टिक कर सकते हैं, बिकॉज हम देख सकते हैं जनरली कॉमन पर्सन तो उसको लिविंग वर्ल्ड ही बोलेगा। दूसरा रॉन्ग आंसर जो हो सकता है होगा क्या, है ही, दैट इज टेक्सोनॉमी। सिर्फ एक वर्ड यहाँ से हटा दिया गया है और उस वर्ड को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे तो बायोडाइवर्सिटी की जगह पे वो आंसर सही हो जाएगा, टेक्सोनॉमी। क्या, सो द स्टडी ऑफ, सिर्फ यहाँ पे द स्टडी ऑफ लगा दिया, आगे 19th क्वेश्चन में आगे अगर द स्टडी ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो आंसर हो जाएगा टेक्सोनॉमी। और सिर्फ द स्टडी ऑफ निकाल दिया तो आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। सी एंटायर डेफिनेशन इज गेटिंग चेंज जस्ट बाय जगलिंग द टू वर्ड्स। ओके, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसी चीजों का। हम जल्दी में वो आगे वाले वर्ड्स को नहीं पढ़ते हैं और बाद में पूरी डेफिनेशन को आगे से पढ़ के और कोई भी आंसर रैंडमली सही बता देते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided by, सीधी बात है, ये तो बहुत इंफॉर्मेशन, इजी इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का जो ग्रुप है दैट इज ICBN, ऑब्वियसली प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम और क्लासिफिकेशन के जो भी क्राइटेरिया है वो इंटरनेशनली कौन प्रोवाइड करता है, ICBN। और अगर प्लांट की जगह पे यहाँ पे एनिमल बता दिया होता तो आंसर विल बी चेंज टू ICZN। Both the words in biological name when handwritten are separately underlined। ओके, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी ध्यान रखना है, अगर नहीं किया तो मार्क्स कट सकते हैं। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट, क्या दिखाने के लिए हम उसको अंडरलाइन करते हैं, या तो हम इटैलिक्स में उसको लिखते हैं, तो उसका ओरिजिन दिखाना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, और ये ओरिजिन क्या है तो लेटिन। सो टू आइडेंटिफाई और टू इंडिकेट द लेटिन ओरिजिन ऑफ द वर्ड, इसके लिए हम ये बायोलॉजिकल नेम्स को अंडरलाइन करते हैं या तो इटैलिक्स में टाइप करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 22nd क्वेश्चन। ओके, तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ब्लैंक लैंग्वेज, सीधी बात है, लेटिन लैंग्वेज। अगर लेटिन ओरिजिन नहीं है, इंग्लिश ओरिजिन है या किसी और लैंग्वेज का ओरिजिन है, तो उसको लेटिनाइज किया जाता है, ये भी हमेशा याद रखना है। एंड व्हेनेवर वी आर राइटिंग दिस नेम्स दे शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। ओके, और इटैलिक्स अगर पॉसिबल नहीं है तो दे शुड बी अंडरलाइंड। ओके, तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा MCQ इस चैप्टर का है। Now come to the 23rd question. All living organisms can be classified into different taxa on the basis of characteristics. The process is called, आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया गया है। All living organisms can be classified into the different taxa। क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा, तो इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे आइडेंटिफाइड तो आइडेंटिफिकेशन। ओके, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। ओके, तो हर एक प्रोसेस का खुद का नाम है। ओके, और उस प्रोसेस में वही प्रोसेस, उसी नाम के अंडर वही प्रोसेस हो सकती है। वी नो दैट ये कोई क्वेश्चन मतलब सिली क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। According to the binomial system, come to the 24th question. How the first letter of the first word and the first letter of the second word in the name of an organism are written respectively। बहुत अच्छे से यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। सिर्फ क्वेश्चन को अगर थोड़ा डीम ऑफ कर दिया तो हम सभी ट्रैप हो सकते हैं। According to the binomial system, how the first letter of the first word, फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस। उसका फर्स्ट लेटर हम किस में लिखते हैं, तो ऑब्वियसली कैपिटलाइज्ड। ओके, तो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, ओके, सेकंड वर्ड उसको हम किस में लिखते हैं, कैप्स में या स्मॉल में, तो ऑब्वियसली स्मॉल में। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इन द सिंपल वे, इन एनी बायनोमियल नेम only the first letter will be the caps, otherwise everything will be small। बहुत सिंपल
वे में ये आप याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे। ओके, अब ये जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आपके चैप्टर में नहीं था लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है टू अंडरस्टैंड द थिंग। मैंने तब भी आपको बताया था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन ये था कि किंगडम से लेके स्पीसीज तक इट इज द साइंटिफिक ओरिजिन टैक्सा, लेकिन मैंने तब एक वर्ड आपको बताया था, फॉर अवर कन्वीनियंसी, फॉर अवर कन्वीनियंसी वी हैव एडेड सम मोर नेम्स, ओके, टू द ऑर्गेनिजम्स। ओके, मतलब स्पीसीज के नीचे भी हमने कुछ ग्रुपिंग वहां पे करवाया है, दैट इज फॉर अवर कन्वीनियंसी। अदरवाइज आईसीबीएन में या आईसीजेडएन में ये प्रोविजंस नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट इज अल्सेशियंस। ओके, तो अल्सेशन ये डॉग की एक वैरायटी है, okay, जिसको हम ब्रीड बोलते हैं। तो सी सभी डॉग डॉग ही होते हैं। अगर डॉग है तो उसका साइंटिफिक नेम भी फिक्स है, उसका जीनस भी फिक्स है, उसका स्पीसीज भी फिक्स है। तो फिर ये अल्सेशन कहाँ से आया? ओके, तो अल्सेशन इज अ ब्रीड, इट इज अ वेराइटी ऑफ द डॉग। ओके, डोमेस्टिक डॉग होते हैं, डॉबरमैन होते हैं, अल्सेशन होते हैं, सभी डॉग है लेकिन सभी में डिफरेंस तो है थोड़ा बहुत। उसका हाइट, बॉडी, उसका एंगर, ओके, उसका फर का जो थिकनेस है, सभी में वेरिएशन रहने वाले हैं। इसीलिए सभी डॉग भी अलग अलग है, राइट। लेकिन साइंटिफिकली ऑल आर डॉग, दैट मीन्स स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज, इसमें कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। लेकिन उसकी ब्रीड जो है, जिसको अलग कंडीशंस में ग्रो हुए हैं ये, ओके, तो उसकी वजह से, मतलब उनके हैबिटेट की वजह से, उनका नियर अबाउट एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसकी वजह से उन सभी में कुछ ना कुछ माइनर वेरिएशंस हैं, दैट्स व्हाई ये ब्रीड्स अलग होते हैं। से फॉर एग्जांपल, ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हर बार मार्केट से अगर आप जब मतलब व्हीट या राइस परचेस करते हैं तो पूछते हैं ये कौन से बासमती है या कौन से वैरायटी के हैं। तो राइस इज राइस, ओके, लेकिन उसमें उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब फ्लेवर है, उसके फ्रेग्रेंस है, उसका टेस्ट है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, ओके, उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस और हैबिटेट की वजह से। ओके, तो इस वजह से इसको हम वैरायटी बोलते हैं, अदरवाइज इट इज राइस ओनली। बीच में भी ऐसा ही देखते हैं और ऐसे बहुत सारी जगह पे हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। फाइन, the word systematic is derived from the Latin word plank systema, which means, okay, so the word systematics ये कहाँ से derive हुआ है? From the word systema, which means इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है systematic arrangement of the organism, okay, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। मैंने बोला ना कि लास्ट टाइम भी हमने जब डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के टैक्सन के बारे में, तो वहां पे भी किंगडम से लेके स्पीसीज तक हर जगह पे कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक है, और उस लॉजिक की वजह से हम ऑर्गेनिज्म को वहां पे उस पर्टिकुलर टैक्सन में ग्रुप करते हैं, राइट। तो सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट रैंडम अरेंजमेंट, ओके, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो ये सिस्टमिक अरेंजमेंट है, राइट, ओके। Just a minute. फाइन, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 27 हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसको, और उसमें हम उसको खत्म करेंगे। और उसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट सेशन हम कुछ नीट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से रिपीटेडली जो पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये आपका ब्रशअप चल रहा है, मतलब कि पूरा चैप्टर तो हमने डिटेल में देखा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो सही में नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने ट्राई किया है पॉइंट आउट करने का,
और उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और मैंने लेकिन यहाँ पे उसको डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ओके, ताकि ये खुद भी एक क्वेश्चन बन जाए और उसमें से किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं दैट यू कैन गेट आइडिया अबाउट, ओके। और उसके बेस पर ही जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन पास्ट, ओके, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज के सेशन में आपने ये जो वन लाइनर्स हैं जो आपको ट्रैप कर सकते हैं, ओके, उनको अच्छे से समझने का ट्राई किया है। फाइन, सो आई एम एंडिंग द सेशन ओवर हियर। फाइन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।